नमस्ते साथियों। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे सब्जेक्ट्स का, अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार मिला तो सारे सब्जेक्टों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। एक घटना चक्र के द्वारा एक अच्छा बुक लॉन्च किया गया है, पता नहीं मार्केट में मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने इसका किसी तरह ई बुक किसी तरह मैंने मैनेज किया है और इसमें आपको दिखेगा तो अभी तक का जितने प्रश्न पूछे गए हैं 38 बीपीएससी से 69 बीपीएससी तक सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, सर आप जीएस जो पॉइंटर बता रहे थे क्या वही है ये क्या? देखिए, जो हम जीएस पॉइंटर बता रहे थे उसमें सारे पीसीएस के जो घटना चक्र थे उसके क्वेश्चंस थे, सारे पीसीएस के। लेकिन ये जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो होता है उसको क्या किया है, वन लाइनर में ये नया निकाल के घटना चक्र क्या किया है, इसको वन लाइनर कर दिया। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में पूरा महामैराथन हो और इसको एक वीडियो में हम लोग क्या करें, समाप्त कर दें, ताकि आपका एक सब्जेक्ट का अच्छा रिवीजन हो जाए। ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम के बाद से देखिएगा 50% प्रश्न कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहेगा प्रीवियस ईयर से। कई लोग कहेंगे सर ट्रेंड बदल गया, बहुत सारा चीज़, लेकिन कितना भी ट्रेंड बदला होगा उसके ऑप्शन से कहीं ना कहीं जो मिलता जुलता होता है। करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा एक बार ठीक से देख लीजिएगा, एक बार नहीं दो बार, जितना बार हो पाएगा आप इसको देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से और इसको हम लोग समाप्त करेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी इस बुक की खास बात क्या है कि ये बुक जो है बाइलिंगुअल है। आप हिंदी इंग्लिश को लेकर परेशान होते हैं, वो परेशान नहीं होना है। हिंदी में इधर से बोलते ही चलूँगा, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देख लेंगे। चूँकि ई बुक है तो इसमें आपको जूम ज़्यादा करूँगा तो थोड़ा सा मुझे तो सही दिख रहा है, लेकिन क्वालिटी आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर है पाषाण काल एवं संधव सभ्यता, यानी कि स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग देखते हैं और पहला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कि इस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। तो प्रथम जीवाश्म जो थे नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नर्मदा घाटी 66 में पूछा गया है। देखते चलिए कब पूछा गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। चालकोलिथिक युग जो है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है चालकोलिथिक की युग किसे कहा जाता है, तो जो कॉपर एज होता है, ताम्रपाषाण युग होता है, उसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो इसको हम लोग रेड यूज करते थे, लाल कलर यूज करते थे। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए साक्ष्य मिले हैं खेतों के? तो कालीबंगन से मिले हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अगला जो है लोथल, कालीबंगन, डाबरकोट और राखीगढ़ में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो कौन सा? लोथल है, इसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता था क्योंकि बंदरगाह भी यहाँ हुआ करता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन था, बंदरगाह था कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, एक पोर्ट था आपको लोथल गुजरात में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन लोथल था, बिल्कुल वही हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता थी, मतलब सिग्निफिकेंट फीचर्स कह रहा है, तो पक्की ईंट से बनी इमारत और कला व वास्तुकला क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषता थी। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से? हल्का टेराकोटा बनावली राजस्थान से और कालीबंगन से आपको हल्के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला कह रहे कि हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से दिया है, तो कहने का मतलब वो लोग लोहा वगैरह के बारे में भी नहीं जानते थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि लोहा के बारे में जानते थे कि नहीं, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य कहीं कहीं से मिला हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सुमेलित किसके साथ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वीएस स्मिथ संबंधित नहीं थे। और ऑप्शन में क्या क्या था? इसका फ़ायदा क्या होगा ना कि इसके ऑप्शंस डायरेक्ट आंसर है, तो आप देखिएगा ऑप्शन एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आपको याद आएंगे। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शंस थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, राखलदास बनर्जी थे, वो संबंधित थे, लेकिन वीएस स्मिथ संबंधित नहीं थे। ये आपको नौपछाड़ी का न्यूलिथिक साइट्स दिया हुआ है, इसका आपको प्लेस दिया हुआ है। तो उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में है।
चिरांद बिहार में है, ठीक है। गुफकाल जो है ये कहाँ है, कश्मीर में है। पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। और भीमबेटका कहाँ है, आपको रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। इसमें आइएगा तो IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बताया गया। तो IIT खड़गपुर ने बताया था कि 900 सालों तक वर्षा नहीं हुई थी, तो इसीलिए इसका पतन हो गया। ये 64 BPSC में पूछा गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था, जैसे कि आपको पता है। वैदिक एज में चले जाते हैं, वैदिक युग में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और स्पे पर नामकृत देवता को। बाजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है, मतलब वैदिक देवताओं का नाम प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के किस नदी के, पुरुषपुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में संबंधित है ये। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी, किस काल में, धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा क्या हुई थी, पनपी थी धीरे धीरे। भारतीय उपमहाद्वीपियों में लोहा का प्रयोग स्टार्ट हुआ था कब से, लगभग 3000 साल पहले से। अभी अब की बात कर रहा है, ये कंपेयर किया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकम उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में चलते हैं। बौद्ध धर्म से क्या क्या सवाल आपके पूछे गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पे, यानी कि कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। बोध गया में आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसको, गौतम बुद्ध को, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे, सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, आपको हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश वहीं पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अध्यक्षों का नाम थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, राजगृह में आयोजित की गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पहली जो हुई थी वही राजगीर में संपन्न हुई थी, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको कि केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और अजातशत्रु के समय हुआ था। इसी समय आपको सूत पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था, ऐड किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे साबकमीर थे और उस समय जो शासक था कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुई थी। उसके बाद से उसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तीसरे थे और अशोक उस समय शासक था और अभिधम पिटक ऐड तब हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस समय वसुमित्र क्या था, अध्यक्ष बना था और कनिष्क क्या था, शासक था वहाँ का। और हीनयान महायान तभी उभर के सामने आया था। इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में, अभी हमने बताया। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति अभी हमने बताया पाटलिपुत्रा अशोक के टाइम। भारतीय कला में स्तूप और चैत्या में क्या उसमें डिफरेंस पूछा है कि स्तूप और चैत्या जो है पूछा है कि संबंधित किससे है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो ये पूछा गया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज आपका ये देखते हैं। चलिए अगला पेज कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंधित 4 स्थानों को बताया है। तो देखिए इनकी जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो इनके बारे में और जानकारी अगर जाना चाहते हैं तो इनका प्रवचन जो था पहला इन्होंने कब दिया था, सारनाथ में। निधन कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर, लुम्बिनी में हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी के वृक्ष है, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक इस धर्म की है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, नालंदा के राजगीर में स्थित है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस युग में मिला था, तो कनिष्क के काल में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त काल थे, इसको बर्बाद बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा कराया गया था।
बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था, हमने ऑलरेडी इसको कराया भी है कि बिहार में वर्तमान के बांका जिले में है। कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। कहाँ पर? ये बांका में न होके भागलपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, स्टेटमेंट है और जबसन इसका स्टेटमेंट दिया है, इसका रीजन दिया है, जर्सन और रीजन वाला है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। स्टेटमेंट है महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो ये है, ये और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या आर करता है, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आगे इसमें दिया हुआ है कि बोधिसत्व पदमपाड़ी में की पेंटिंग स्थित है कहाँ? अजंता गुफा में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था, आत्मा का दमन जो था दोनों में इक्वल नहीं था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे? कुंडग्राम राजगीर में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, जैन धर्म के कुंडग्राम वैशाली में जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष मतलब की मृत्यु इनकी लास्ट में पावापुरी राजगीर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? राजगीर पावापुरी में क्या किए थे? आपको डेथ कर गए थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला इनके बारे में और जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। अगला कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल्य ज्ञान कहते हैं, तो जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अगर जानना चाहे तो ऋजुपालिका नदी थी और उनका एज उस समय 12 वर्ष 30 वर्ष में निकले थे। 12 वर्ष के बाद 42 साल के बाद से उनको जाम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। त्रिरत्न या त्रिरत्न जिसको कहा जाता है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग 12 उपांग 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व क्या है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है इनका दामाद जमाली था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक संस्थापक मखली गोशाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने किया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन था? तो गुप्त शासकों के समय भागवत संप्रदाय का उद्गम माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो दशाएं थे उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले किसने बनाया था? आपको चंद्रगुप्त ने ही बनाया था। इस राजा ने पाटलिपुत्र अजात शत्रु ने बनाया था। इसने भी बनाया था, बाद में चलकर सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन उदयन ने किया था। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे थे, ऑप्शंस के हिसाब से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य राजगीर जो थी प्रथम मगध की राजधानी थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में वही लिच्छवी वाली स्थापित की गई थी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज की थी, उसकी राजधानी थी। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज, बार बार पूछा गया है। यहाँ आपको जनपद दिया गया है, उसका कैपिटल महाजनपद और उसका कैपिटल दिया गया है। मल कहाँ है? कुशीनगर। अंग चंपा हो जाएगा। गंधार पाकिस्तान का तक्षशिला हो जाएगा। वत्स क्या हो जाएगा? कोसांबी हो जाएगा। चलिए अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला पेज है आपका मौर्य से रिलेटेड है। कुछ प्रश्न इसके बच के इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मौर्य में चलते हैं। प्रद्योत राजा जो था कहाँ का? अवंती का था। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? अंग चंपा थी। ठीक है, अजात शत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के पश्चात मगध साम्राज्य पर किसने शासन किया? मौर्यों ने शासन किया था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद था। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते हैं कौन? व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। अब चलते हैं मौर्य साम्राज्य जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग मौर्य करते हैं। मौर्य में पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त का, उसमें वर्णन किया गया है। सेंडोक्रोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों का था, मतलब तो आर्थिक संबंध भी था, शासनकाल के सिद्धांत का भी वर्णन था, तो इसमें एक से अधिक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, राजनीतिक नीतियों पर भी प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो उसमें इसीलिए फॉरेन पॉलिसीज भी हो जाता है उसमें, इसीलिए एक से अधिक होता है आंसर इसका। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं इसमें। तो कह रहे पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका लकड़ी का बना हुआ था? मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत में था। आपको पता होगा गुजरात में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में था, इससे पता चलता है कि इनका पश्चिम में भी क्या था? विस्तार था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, इसमें श्रीलंका जो ऑप्शन में था वो नहीं था, बाकी जो थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्रा में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो प्राकृतिक है। ठीक है, और लिपि जो है क्या है? ब्राह्मणी लिपि हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये एडिटेरिया का टेस्ट दिखेगा, ये प्रश्न हुबहू है। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं, गंधार जो है पाकिस्तान में चला गया है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया जाता है रोमिला थापर पर। ठीक है, अगला चलते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं मौर्य। अगले पेज में आते हैं, तो अगला पेज में महावंश के अनुसार, आइए अब चलते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा तो मात्र 15 साल के एज में सिंहासन पर बैठ गया था। ये ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है, कौन? खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी इनको कहा जाता है। ठीक है, या प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगति तीसरी थी, पाटलिपुत्रा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया, तो भाब्रू अभिलेख। याद रखने का तरीका देखिए, सम्राट में भी ऐसे है रेफ र, इसमें भी र है। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13 जो अभिलेख था, शिलालेख था, उसमें इसका वर्णन किया गया। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, मेगास्थनीज का दूत कौन था? सेलुकस निकेटर इसका क्या था? मेगास्थनीज का क्या था? दूत था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किस में मिलता है? तो ये मिलता है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें मिलती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो अभी पता चला 7 श्रेणियों में बांटा गया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के वर्णन मिलता है, तो इंडिका में। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। इंडिका के लेखक कौन थे? देखिए कितनी बार पूछा गया, मेगास्थनीज था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? आपकी तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बृहदत्त था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे पढ़िएगा ना तो सारा आपका देखिए कितने बार रिपीट किया गया है, ये टॉपिक को फोकस करना है केवल आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार इसको करा रहा हूँ कि आप इसको फोकस थोड़ा सा करिएगा। अब वही बृहदत्त को क्या करता है? बृहदत्त मारा जाता है, पुष्यमित्र शुंग जो है ये मार देता है, और शुंग वंश की क्या करता है? स्थापना करता है, और यहाँ से मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। चलिए मौर्योत्तर काल में हम लोग चलते हैं। प्रश्न पहला है इसका कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां को वर्णन? जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विमा कडफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? विमा कडफिसेस ने चलाया था। इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शुंग वंश के बाद से कण्व वंश ने शासन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से सातवाहन आए थे। ठीक है, कला की गंधार शैली कुषाणों ने विकसित किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज में क्या क्वेश्चन दिया है? दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविस्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति झुकाव किसका था? राजा खारवेल का था। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे किससे? चेदी वंश से, और महामेदवाहन वंश भी कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न, दोनों ऑप्शन में था, एक से अधिक आंसर हुआ था उस समय। टीसीएस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी किसने लिखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
अज्ञात के द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पे पढ़िएगा तो यहाँ पे बात वहीं आ गया कि नीचे कि किसी गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन के नाम से इंडिकेट किया जाता था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था। समुद्रगुप्त के पास क्या भेजा था? एक मिशनरी भेजा था। कहाँ पर? गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके क्या किया? सिंहासन या चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि जो रामगुप्त था, समुद्रगुप्त के बाद से रामदूत था, अपने पति को देने को तैयार हो गया था। जब आपको आक्रमण हुआ था वहाँ पर रामगुप्त के समय, तो ये क्या किया था? शकों ने जब आक्रमण किया था तो अपने पत्नी को देने को तैयार था। तो ये क्या हुआ? उसको फिर से ये क्या करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय मारता है और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, अब हम कहानी बताते, लेकिन क्या करें, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो कल्याण था, ताम्रलिप्ति था और भड़ौच और काम्बे था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें से क्या दिया है प्रश्न? थोड़ा सा हमने ध्यान दिया नहीं इस प्रश्न पे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये 4 था। ठीक है, इस काल का बंदरगाह ताम्रलिप्त, परंतु अन्य बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए उपयुक्त में से जो ऑप्शन था कोई कार्य के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बरामहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते। किसने? आर्यभट्ट ने कहा था। नगरों का क्रमिक पतन मिलता है किसमें? गुप्त काल में इसका क्रमिक पतन देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग गुप्त काल से संबंधित और प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त शासकों ने। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण मिलता है। तो भानुगुप्त का एरण जो अभिलेख है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको विधवा दहन का क्या मिलता है? आपको इसमें उदाहरण देखने को मिलता है 510 ईस्वी में। ठीक है, इस डीपीओ में पूछा गया भानुगुप्त का। अगला है गुप्त काल में शीशे के सिक्कों बड़ी संख्या में सातवाहनों ने जारी किया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति किसका है? हरिशेन का था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी जो है खारवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अप्रहर कहा जाता है? जो बिना जोती हुई भूमि होती थी ना, उसको अप्रहर कहा जाता था। चीनी यात्री शुंगयुंग ने भारत की यात्रा किया था 518 ईस्वी में। हर्ष के समय आया था कौन? हैंसांग आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब आया था? 629 में आया था, 645 तक रहा था ईस्वी में और 15 वर्षों तक इसने इसके दरबार में रहा था। हर्षवर्धन के समय भारत में कौन आया था? हैंसांग आया था। सेम प्रश्न वहीं रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है कि योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत, वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने? बाणभट्ट ने लिखा था। कवि बाण निवासी था कहाँ का? पृथ्वीकूट गांव बिहार जो है वहाँ का था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो हैंसांग किया था। हैंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब कह रहे हैं कि अधोलिखित कथन कौन सा क्या है? इनकरेक्ट है। तो चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही कह रहा है। तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था, एक गुप्ता के समय आया था। ठीक है, हैंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का। हैंसांग हर्ष के समय आया था। दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान बख्तियार खिलजी था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल की है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। अब दक्षिण भारत और चोल और चालुक्य पल्लव संगम के बारे में कितना जल्दी रिवीजन हो रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक विजयलाल था। चोल काल प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। ठीक है, वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन था? चोल स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। और यहीं से हम लोग क्या लिए हैं? आपको पंचायत समिति लिए, हम लोग पंचायत लिए हैं भारत में। ठीक है, चलिए
इस राजवंश का उल्लेख संगम वंश में साहित्य में नहीं हुआ था। कदम का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किसने किया था? तो चेर लोगों ने किया था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या? गोपुरम। गोपुरम द्वार जो मंदिर के होते थे, जो आकर्षित होते थे, गोपुरम कहा जाता था उनको। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। इसका नाम क्या है? एकाम्बरेश्वर रार मंदिर इनका नाम है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। और यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, राजधानी और एक तरफ शासक दिया गया। राष्ट्रकूट के मलखेड़ था या मान्यखेड़ था। पांड्यों का मदुरै राजधानी थी। चोल का तंजावुर या राजधानी थी। और हौशल का हेलीवेट। ठीक है, अब चलते हैं अगला जो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसका पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया था। कलह जो राजतरंगिणी राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक जो नीतिसार था किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक के द्वारा लिखा गया था। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्मी कहानी है तो कार्तिकेय की है। किरातार्जुनीयन पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी का है ये। स्वाप्नवास दत्ता किसका है? भास का पुस्तक है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य का है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन था। तो संगम साहित्य में इसके बारे में जानकारियाँ नहीं मिलती है। व्यापारिक मार्ग तो सही सुमेल करना है इसमें। तो चरक क्या था? चिकित्सक था। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। बराहमिहिर ज्योतिष थे। और विशाखदत्त क्या थे? नाटककार थे। अब चलते हैं हम लोग पूर्व मध्यकाल में, और पूर्व मध्यकाल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से था। स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था, तो बालपुत्र देव था वो। अब चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 12 नंबर पेज पे। 12 नंबर पेज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान से स्टडी करिए। कह रहे कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबदई थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पे? बिहार में था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। तो उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला धर्मपाल ही था। कश्मीर का अकबर किसे? सुल्तान जैनुल आवेदीन को कहा जाता था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। अंतिम शासक इसका हरि सिंह था। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारत पर मुस्लिम जो आक्रमण हुए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था। कब? आपको 1178 में पराजित किया गया था। बिहार का प्रथम, वही भीम जो था उसने पराजित किया था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन? बख्तियार खिलजी था। नालंदा विहार का किसने? बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया था। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था। ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ये था कहाँ पर? ये मस्जिद आपको अजमेर में था। वहीं दिल्ली में इसने कुरातुल इस्लाम बसाया था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये लाखों में दान देता था, इसको इसीलिए इसको लखवक्स कहा जाता था। और इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार। अच्छा हाँ, इल्तुतमिश ने पूरा किया था। स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और राष्ट्र में फिर चौथी मंजिल को तोड़ के चौथी 5वीं मंजिल किसने बनाया था? आपको फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किस दिल्ली शासक ने रक्त लौह नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज बलबन ने स्टार्ट किया था, रक्त लौह की नीति। और जिले इलाही वाला जो इसी ने स्टार्ट किया था। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की स्टार्टिंग किसने कराया था? तो बलबन ने कराया था। इंपॉर्टेंट है ये। और 40 जो संगठन जो थे चारिक तुर्गों के, तुर्कानी चलंगानी, इससे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसका ये क्या था? ये तुर्कानी चलंगानी जो था, इसका तुर्कानी चलंगानी के समाप्त किया था, ठीक है। रक्त और लौह नीति स्टार्ट किया। सिजदा पैबोस को क्या किया? प्रारंभ करवाया था, ठीक है। दीवानी अर्ज जो सैन्य विभाग था उसको स्टार्ट कराया था। जो मुझे दिमाग में आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा? ये तो हो गया था ना।
किस दिल्ली शासक लाहौर रक्त और बलबन के द्वारा? भारत में फारसी त्यौहार नौरोज बलबन के द्वारा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत दिया था कि राजा जो थे ईश्वर जैसा इनके पास पावर होते हैं, ठीक है, तो बलबन के द्वारा। इसको उलुग खां की उपाधि भी दी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार पूछा गया ये। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द किसने कहा है? जियाउद्दीन बरनी ने कहा है, सीडीपीओ 2022 में पूछा गया है। तुर्गिल खां जो था विद्रोह किया था बलबन के समय, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहे खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खां उसका नाम था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान जिस धर्म को राज्य के अधीन लाने का और उससे ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, वो शब्द है किसने कहा है? तो एलन श्रीवास्तव का यह है, ठीक है, एल श्रीवास्तव जो इतिहासकार है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम राणा रतन सिंह था और 1303 में ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का राजा राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई थी। खालसा भूमि सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में लिया? 1/2 यानी कि आधा लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसकी देन थी? अलाउद्दीन खिलजी की। इनमें से किसके खलीफा शक्ति का विरोध किया गया? इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का और बलबन का। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें किसी का, ये चारों ऑप्शन में से किसी का विरोध नहीं किया गया था। जब उसने राजत्व सिद्धांत प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने किसके बारे में कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कश्मीर घाटी के तुगलक वंश और लोधी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम सुल्तान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है? नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार, तो फिरोज शाह तुगलक ने ये काम करवाया था। चलिए अब 13 नंबर पेज पे हम लोग चलते हैं। अब इसमें देखते हैं इस सुल्तान के बारे में सबसे अधिक गुलाम थे, तो 1,80,000 के करीब में फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण कराया था, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों के बनाने और रख रखाव के लिए खर्च काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी यात्रा जो विजयनगर किया था, इसका नाम क्या था? निकोलस कोंटी इसका नाम था। इंपॉर्टेंट है प्रश्न और इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि निकोलस कोंटी कहाँ का था? ये आपके इटली का था। 1420 में देवराय प्रथम के समय आया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया वो तुगलक वंश था। और ये पूछा जा सकता है कि किसने सबसे लंबे टाइम पीरियड तक क्या किया? दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, उसका नाम था तुगलक वंश। और इनकी जो टाइम पीरियड था, इसको ध्यान रखिएगा, 1320 से लेकर 1414 तक था, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए कई साल होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय फिरोज शाह तुगलक किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में शैवद वंश का शासन था और आक्रमण कब हुआ था? 1398 में आक्रमण हुआ था। किस सुल्तान ने नगर बसाया जो आगरा था? आगरा आपको लोधी के समय 1504 में लोधी के समय इसे बसाया गया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य पर चलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का 2 भाई थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से क्या किया था? पहले शासक की पहचान जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो कौन था? हरिहर सेकंड था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध में किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो था देवराय सेकंड के समय आया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं कि कह रहे हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। सन 1565 में कौन से तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तांगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता भूराजस्व थी। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेवराय ने। ये ऑलरेडी बीपीएससी में कई बार पूछा गया। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से? हम्पी से प्राप्त होता है। हम्पी कर्नाटका में है। तोलकाप्पियम जो का संबंध किससे है? द्वितीय संगम काल से है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये पूछा जाता है कई बार। दीवाने अर्ज आपको रक्षा विभाग से संबंधित था। निम्नलिखित भू उत्पाद
लगने कर की इंगित करता है किससे? खराज। इसमें टैक्स के बारे में कह रहा है कि खराज, उस्र और मुक्तई क्या था? एक तरह का भूमि कर था, खराज, उस्र, मुक्तई। जवाबीद का संबंध राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टांका, सस्कनी एवं जीतल इन धातुओं के बने हुए थे। तो ये सिक्के टांका और सस्कनी ये बने हुए थे, आपके टांका बने थे चांदी का और सस्कनी और जीतल आपके तांबा के बने थे। ठीक है, आगे चलते दिल्ली सल्तनत काल के कथा कला एवं साहित्य, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी से क्या हुआ? स्टार्ट किया गया। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह का जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। असिस्टेंस में बीपीएससी असिस्टेंस में पूछा गया सवाल है, जीवाउद्दीन वर्नी ने कहा था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार दक्षिणी है। तबाकत नासरी मिनहाज सुराज के द्वारा लिखा गया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात नासरी से प्राप्त होता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रहला में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी क्या थे? गांव के सरपंच को क्या कहा जाता? मुकद्दम या चौधरी कहा जाता। फतुहाती आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था ईश्वरदास नागर के द्वारा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि जिस भाषा के थे उसी भाषा में उन्होंने क्या लिखा था? अपनी बाणी को एक्सप्रेस किया था। इस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय से? सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बारहमासा की रचना किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों के भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? उत्तर भारत ने। में सही सुमेल नहीं है। सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा के घृणा, ये सगुन, ये गलत है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। तुझके बाबरी किस भाषा में? तुर्की में लिखी गई है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर माना जाता है। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत इसी के समय हुई थी। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के हिसाब से वो दिया है। अगला है कि आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में से तिथि के अनुसार सही क्रम किसका है? तो सबसे पहले देवराई का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद से चौसा का युद्ध लड़ा गया था, कनौज का और सरहिंद का युद्ध लड़ा था। सारे युद्धों का डेट याद रखना चाहे तो पहला आपको देवराई के युद्ध जो 1532 में, चौसा का 1539 में, कनौज का 1540 में और सरहिंद का 1555 में। ठीक है, 26 जून 1539 शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में युद्ध कौन सा लड़ा गया था? चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान का। शेरशाह सूरी ही था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? वहीं 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और मेहरुनिशा बेगम में से बादशाह पति के मकबरे का निर्माण किसने? हाजी बेगम ने करवाया था। पित्तदूरा जी से कहा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में बांटा था? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह, ये दोनों ने किया था। ठीक है, जिसका आंसर नहीं लिया गया था। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हकीम का क्या था? सेनापति का नाम था। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया? 1500। इंपॉर्टेंट है, 1563 में तीर्थयात्रा कर समाप्ति किया गया। 1562 में दास प्रथा और 1564 में जजिया समाप्त किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आते हैं आप थोड़ा सा और आगे। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था कौन था? भाई 15 अकबर था और अकबर का शासनकाल जो था आपका 1556 से लेकर 1605 तक था। मध्यकालीन भारत में मनसाबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इन सम्राट में से किसके बारे में कहा है? तो अकबर के बारे में ये बातें कही गई है। जब्ती प्रणाली किसकी देन थी? तो उपज के लिए ये आपको अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत में ये पूछा भी जा सकता है कि दीन इलाही जो कब से स्टार्ट किया गया था? इबादत खाना 1575 में, ध्यान रखिएगा। मजहरनामा 1579 में। दीन इलाही जो है जिले 1582 में और मनसबदारी व्यवस्था 1574 में। धसाला व्यवस्था जो है
80 में स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है सारा। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो आपको 1600 के टाइम पे अकबर ही था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 में। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, तो पानीपत युद्ध है। टीपू सुल्तान और मराठा, इनका संबंध इससे नहीं है, गलत है, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है। जहांगीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर बारे में 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर से रिलेटेड था। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था। किस मुगल शासक के समय थॉमस रो ने भारत में आया था? तो आपके जहांगीर के टाइम पे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में सबसे अधिक बढ़ा? तो जहांगीर के समय। एतमादुल्ला मकबरा जो है कहाँ नूरजहां ने बनवाया था? प्राचीनकारी पित्तरदुरा, इसके बारे में बात कर रहा था। दीवानों की अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी, एक तरह का मकबरा बनाया गया था हुमायूं के लिए, ठीक है। आगे देखा जाए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? कंधार था। शाहजहां औरंगजेब के बारे में ही। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन है कि इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था? एल श्रीवास्तव ने कहा था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद क्या था? दारुल इस्लाम था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज आपको 18 नंबर है। मुगल कालीन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुगल काल प्रशासन का मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मदते मास क्या था? विद्वानों को भूमि जो दान में दी जाती थी उसको मदते मास कहा जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द क्या है? लगान निर्धारण का एक तरीका था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा, सूरत को कहा जाता था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मुगल संगीत, चित्रकला और साहित्य के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए, याद रखिएगा कारखाना हुमायूं बनाया। सारा चित्रकारी का काम किसने किया? जहांगीर ने। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अबू शमशद मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। दसवंत और बसावन किसके चित्रकार थे भाई? अकबर के थे। यूरोपीय चित्रकारी प्रवेश किसके दरबार में? तो अकबर के। तबकाते अकबरी जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा? निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, शेर खां हो जाएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल, अभी हमने देखा था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभित मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 सैनिकों ने 40 साल तक काम किया था, विलियम फिंच ने कहा था, ठीक है। सिख संप्रदाय और मराठा साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। अस्त्र प्रधान क्या थे? शिवाजी के मंत्री गण थे ये लोग। अस्त्र दिग्गज याद रखिएगा कृष्णदेव राय, लेकिन अस्त्र प्रधान यहाँ के हो जाएंगे। अगला है कि अस्त्र प्रधान, ये तो हो ही गया, शिवाजी हो गया। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य से? तो शिवाजी हो जाएगा। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन, ठीक है। मराठा भूराजस्व क्या है? सरंजामी प्रथा क्या है? मराठा भूराजस्व व्यवस्था थी। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखेगा मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ यहाँ से खत्म होगा और आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्या? लेटर मुगल के बाद से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, इसे रंगीला भी कहा जाता था। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजाउद्दीन दिल्ली ने दाखिल नहीं होने दिया तो शाह आलम सेकेंड को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने साम्राज्य की सीमा कहाँ थी? चांदनी चौक से लेकर पालम, दिल्ली से लेकर दिल्ली, बिहार पेशावर से वाराणसी। ये गलत स्टेटमेंट था, इसके बारे में नहीं कहा जाता था। नीचे पढ़ लीजिए, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तुगलक शासक जो नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता है स्टेटमेंट की, इसका शासन जो था कहाँ था? चांदनी चौक से पालम तक था। ये किसके लिए कहा गया है? नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा गया, गलत दिया है। चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बारे में थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था, आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा का शासन जो 1505 में आया था, ठीक है। आगे कह रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली का उपयोग किसने किया? पुर्तगालियों ने किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ? सूरत में स्थापित किया था। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था जिसका नाम था थॉमस बिस्ट।
प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होते थे, तो बिहार हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार जो है प्रसिद्ध था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो कौन थी? आपकी सूरत थी। अगला प्रश्न 1664 में स्थापित किया था, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? 12 अगस्त थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाया था। चलिए थोड़ा सा और हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 20 पे। 20 नंबर पेज पे आते हैं तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 1760 में का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कौन हरा था इसके? अंग्रेज से फ्रांसीसी लड़े थे और फ्रांसीसी हार गए थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ये आपको गवर्नर जनरल वाला चैप्टर आ गया, इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव है। बंगाल में द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट का स्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली के किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, लेकिन इसको खत्म किसने किया था? समाप्त किया था हेस्टिंग्स ने, लेकिन स्टार्ट किया था 1765 में क्लाइव ने, और 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया था। ठीक है, डुअल जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं था किससे? एडवर्ड विल से, क्योंकि इससे रिपन संबंधित था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। ठगों का उन्मूलन किसने किया? कैप्टन सुलेमान ने किया था। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा खत्म किया था, दास प्रथा समाप्त किया था, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, 67 में पूछा गया है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं शामिल किया था। ग्वालियर को शामिल नहीं किया था। किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने। ठीक है, और किसके समय हुआ था? 1843 में, आपको पता ही होगा। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में बिछाई गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने, वायसराय ने, लिटन ने अपनाया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इंपीरियल कैडेट एक्ट जो था किसने पारित किया था? यह स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसमें सहायक बन सकूं। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। वहीं आपको सूक्ष्म लोगों की संस्था किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव था उसके बारे में जो प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित? जमींदारी प्रथा से संबंधित। अस्थायी बंदोबस्त 1793 कर्नवालिस में स्टार्ट किया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, कि पता चल जाए पहले ही कि कितना हमको टैक्स प्राप्त होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करी 1885 यहाँ होगा। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। ठीक है, रैतवाड़ी व्यवस्था के सर्वप्रथम इसका कहाँ? मद्रास, फिर मुंबई में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व की भुगतान रैतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था इसको। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट लड़ा था। ये दल, इनका नाम था आपके उदारवादी दल था। ठीक है, महलवारी बंदोबस्त को बंगाल में किसने? हॉट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से लेकर 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया था। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। रेलवे इस काल के लिए वास्तविक वरदान थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। धन प्रवाह सिद्धांत जो है, जिसे इंग्लिश में कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था, उनका नाम था दादाभाई नौरोजी।
1857 की क्रांति के बारे में दिया है आपको कि 1857 की क्रांति की विफलता, मतलब कि उसके फेल होने का फेलियर रीज़न क्या था। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसमें दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपको कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेरठ में 10 मई को स्टार्ट किया गया था इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में, और वहीं उनको क्या किया गया? दफनाया गया था। ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। ठीक है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह कहाँ के? जगदीशपुर के थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा से रिलेटेड थे। ठीक है, आरा में शामिल हुए थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन? बाबू कुंवर सिंह थे। लगातार ये सब पता ही है आपको। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ? बिहार में किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर राजा कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं से है, कुंवर सिंह का स्टेटमेंट था। कितना पूछा गया प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। फिर ये तो हो ही गया सारा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर था। मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फलेज खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? उर्दू कवि ने, तो गालिब ने देखा था। निम्नलिखित वर्ग में से 1857 में भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। हैदराबाद का निज़ाम ने नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग था। ठीक है, आगे चलते हैं। और प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्म था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार का प्रभावित क्षेत्र मुंगेर था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। नाना साहब, ठीक है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भागीदारी कानपुर से नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल जो थी दिल्ली से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा इसको। अब आगे आते हैं आप लोग इस पेज पे। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः असफल होने के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीकृत संगठन के कारण ये असफल हो गया। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, ये तो सही है, असफल तो रहा ही, क्योंकि आज़ादी मिली नहीं हमको। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांशतः महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतराए। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि लोगों ने, सारी शासकों ने प्रॉपर साथ नहीं दिया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? आउटरम और टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का कब लिया था? 1 नवंबर 1858 से ले लिया अपने कंट्रोल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के गठित पील आयोग का गठन किया गया था? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया? तो गोरखा, सिख, पंजाबी एवं उत्तर प्रांत से। ठीक है। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको अमान्य मूल्य पे जबरदस्ती करवाया जाता था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास आनंद मठ है, इस विद्रोह का उल्लेख करता है सन्यासी का। मुंगेर में बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी। ठीक है। अगला जो है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो राम सिंह कुक्का ने संगठित किया था। पागलपंथ क्या थे? स्थापना किसने? करमशाह ने किया था। फराजी क्या थे? हाजी सरतुल्ला के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में
ताइयूनी आंदोलन चलाया था किसने? जौनपुर के करामत अली ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। अगला पेज है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था ये। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या था? खोंद था। 1831 में बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था, कहाँ पर? सिंहभूम झारखंड में। ठीक है। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार में। 1855 में संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू चांद भैरव। 1855 में संथालों के ने किस कमांडर को? मेजर बिस्ट को, मेजर बारू को हराया था, यहाँ पर लिखा है। ठीक है। उलगुन विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से संबंधित था। ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक्चुअली बात क्या है कि फरवरी 1900 में 2 फरवरी 1900 को 3 फरवरी 1900 तक 4 फरवरी 1900, ये डेट आपको सोते हुए पकड़ा गया था। कन्फ्यूजन डेट रहता है। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा के किसके पक्ष में थे? तो झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से किसी के पक्ष में ये नहीं थे। ठीक है। ठीक है। बाद में इनको जेल में लिया गया जहाँ उनकी निधन हो जाती है। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें मानते धरती आबा, जगत पिता। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। अकाल भी था और महाजन द्वारा टैक्स, जो ऊंची ब्याज दर ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है। जो पैसा होता था उस पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मालाबार तट भी ऑप्शन हो सकता है। 1921 में। तेभागा आंदोलन 1946 में कहाँ था? किसान के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ किया गया था इसको। अब चलते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। सही है, ये कर्जन हो जाएगा यहाँ पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, 1904 में पारित किया गया था। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का नियुक्ति किया था। कब किया गया था सैडलर आयोग? 1917 में। ठीक है। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? तो ये 2 नाम थे इनका, सैयद हुसैन विलग्रामी थे और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। वुड के 1854 के प्रेषण संबंध में निम्नलिखित का संसद है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में इंग्लिश, हायर एजुकेशन के इंग्लिश इसने लैंग्वेज अपनाया और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को प्रशिक्षण पर जोर दिया। ठीक है। अगला चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। यहाँ से भी सवाल निरंतर पूछे जाते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था? रिपन के द्वारा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष से संबंधित है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया का संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं हुआ करता था। यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक करता था, लीडर था। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इंडियन नेशन था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम इंग्लिश पेपर कौन था? दी बिहार हेराल्ड था। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। केसरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म के समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के इस वर्ग ने मुख्यतः आकर्षित किया। बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। जो उच्च नगरीय शहरों के लोग थे उनको और रजवाड़ों को, जिनके पास पैसा था, सिंपल से बात है, उनको आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 26 पर। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा। तो चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसको देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। बुद्ध ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म की स्थापना 1828 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
न्यू हिंदुज़म की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। सरदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक का आंदोलन चलाया गया था, अवध में, यूपी के अवध में, ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे और वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का ही नारा था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न यही दिया गया कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती का नारा था। ऊपर चला गया क्या? हाँ, ये वाला प्रश्न था। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता था आर्य समाज को। सत्यार्थ प्रकाश किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में कालानुक्रम में प्रथम कौन था? ब्रह्म समाज पहला था 1828। उसका क्रम आपसे पूछा है कि कौन कौन क्रम कब था, ठीक है। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो किसने? ज्योतिबा फूले ने किया था। तो इनका चाहिए तो इसको डेट भी याद रख सकते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में, आर्य समाज 1875 में, सत्यशोधक समाज 1873 में, प्रार्थना समाज 1867 में। इनका डेट भी आप चाहिए तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। ये तो हो गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लैवत्सकी ने 1875 में इसकी स्थापना किया था, याद रखिएगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद राणावत के द्वारा किया गया था। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा किया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सही सुमेली है कौन सा? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन के द्वारा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे नडार लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। प्रार्थना समाज, यहाँ पर फिर से दिया है आपका क्या? आपका इसको प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाबाई मजदायसन, ये है नरोजी फुरदोंजी, ठीक है। ये हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा थी ज्योतिबा फूले। फर्जी आंदोलन स्टार्ट किया था हाजी सिरतुल्ला ने। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए अब थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित संस्थाएं थे उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 1876 में। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था 1874 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और तेवजी के द्वारा 1885 में किया गया था। वहीं 1884 वाला जो संस्था था मद्रास महाजन सभा, उसके मेंबर का नाम याद रखिएगा। ऑलरेडी इसका दे रखा है आपको, किसका? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फिरोज शाह मेहता थे, KT तेलंग और तैयब थे। लेकिन मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक थे उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएंगे? वीर राघवाचारी अय्यर और आनंद चार्लू हो जाएंगे, ठीक है। BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब? 1937 में बने। चलिए अब नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं हुम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने मेंबर? 72 मेंबर शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। WC बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में से नहीं था क्या? शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। बाकी सारे स्टेटमेंट जो थे वो थे। चलिए पेज नंबर 28 पर चलते हैं। इसमें दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में जो हुई थी, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन आपको किस स्थान पे? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता किया था, 1886 में, 1893 में और 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी थे पहले, लेकिन आपके दूसरे कौन मेंबर थे? तो ध्यान रखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय
कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में। स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार में से लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार में से बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? तो लाला लाजपत राय का ये क्या था? स्टेटमेंट था। 1922 में गया कि इंडियन कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1924 बेलगांव में अध्यक्षता किया था। भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से खतरे से बचना था। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का था। अब गरम दल नरम दल पर चलते हैं। कांग्रेस के नरम दल गरम दल नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? राजवामबद्ध आंदोलन। इसका मतलब ये हो गया कि क्या करेंगे हम? अनुनय विनय नीति की बात कर रहा है, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी कहाँ के थे? शहर के थे। नरमपंथी शहर, याद रखिएगा, शहर के लोग नरम होते हैं और गांव के लोग गरम होते हैं। उग्रपंथी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ये नरमपंथी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया? 1906 में गर्मपंथी लोग के प्रावधान आ गया, ठीक है। इन नेताओं ने कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरमदलीय के तौर पे कौन नहीं जाने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल के थे। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1914 तक हुआ था। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 29 पे चलते हैं। इसमें आपको भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो वीडी सावरकर जो थे अभिनव भारत से संबंधित थे। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर ने स्थापित किया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था। किसने? सचिंद्र सन्याल ने। देखिए कट गया था, ठीक है। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। जो ऐसे पढ़ाएगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर कांड आपको पता ही होगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, आपको मुजफ्फरपुर में प्रयास किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो आपके 1924 में। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना भाजपे का दिल में है? तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, बिस्मिल अज़ीमाबादी थे। ये इनका पूरा नाम याद रखिए। काकोरी ट्रेन कांड में क्रांतिकारियों की सजा हुई थी किसकी? तो इनका नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्लाह खां का, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोशलिस्ट लग जाएगा, तो इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला में किया गया था, ठीक है। इसके मेंबर संस्थापक भगत सिंह थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम जो फेंका गया था, आपको पता होगा, बम कांड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उस समय भगत सिंह कितने साल के थे? 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थे। इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका बम का डेट दोनों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में हुई थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावे सुरेश सेन ने फेंका किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, जिसमें कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों के एकमात्र समांतर सरकारें, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कि भारत से बाहरी क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था 1905 में। गदर पार्टी से 1913 में स्थापित किया गया था। सैन फ्रांसिस्को क्या था? इसका मुख्यालय था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर युद्ध छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण प्रथम वर्ल्ड वार था, जो 1914 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज में प्रश्न संख्या पहला कि जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र पाल प्रताप सिंह ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के समय किया था। भारतीय क्रांति की जनक किसे कहा था? भिकाजी रुस्तम को कहा जाता है। मैडम कामा 1907 में स्टुटगार्ट में क्या किया था? इन्होंने झंडा फहराया था। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता स्टुटगार्ट में जर्मनी में फहराया था इन्होंने। सरदार उधम सिंह माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था। कर्नल वायली की हत्या 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किया था। 1906 में ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। भंग के बाद यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया गया। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय कौन थे उस समय? करजन थे। बंगाल विभाजन के
विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ? स्वदेशी आंदोलन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा फिर से विभाजित हुआ 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब? 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। कृषक और मुसलमान क्या थे? इससे कट के रहे थे। ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसने अपनाया था? तो बंगाल विभाजन के समय इस मेथड को अपनाया गया था। चलिए पेज नंबर 31 पर चलते हैं हम लोग। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में देख लेते हैं। निम्नलिखित नेता 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव 1906 में पारित किया था स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू किया था। कहाँ पर? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। सारा स्टेटमेंट सही होगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज्य का झंडा फहराया था दादा भाई नौरोजी ने। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में किसने प्रशंसनापूर्वक व्याख्या किया था? लॉर्ड मिंटो ने किया था। ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1916 से 19 तक और 1924 से 1925 तक। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव हो पाएगा। किसका स्टेटमेंट है ये? W हंटर का है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे कहा था? लॉर्ड मिंटो को कहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में दिया गया था। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जानते हैं। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसके नेतृत्वकर्ता थे। इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में थी। किसका? TS नहीं था, तो TS ऑक्टर्ट का नहीं था। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। जहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हुए? आपस में मिल गए। अब चलिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। अब इसके बारे में क्या है? इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग। चलिए अब आगे है कि इस आंदोलन में गांधी जी की पढ़ाई किया था किस कॉलेज में? तो सामलदास आर्ट कॉलेज जो भावनगर है, वहाँ पे गांधी जी ने पढ़ाई किया था। इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका से बुलाया। किसने बुलाया गया था? तो गांधी जी गए थे इनका केस लड़ने के लिए, गुजरात के दादा अब्दुल्ला का। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण का था। नुआखली आंदोलन महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है। अगला है जो, क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था तब उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। और जो ऑप्शन थे उसमें भाग लेने वाले ऑप्शंस थे। ठीक है। यह व्यक्ति लंबे समय तक AINC मतलब कि खजांची रह गए और सन 1913 में जेल भी गए। इनका नाम 1923 में जमनलाल बजाज इनका नाम था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? एंड्रूज थे। गांधी जी के ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया 1917 में। 1917-18 में महात्मा अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद में किया था 1918 में। चंपारण इंडिगो किसानों की दशा को गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए एक कमेटी गठित की था। चंपारण एग्रीरियन कमेटी इसका नाम था। ये हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण में प्रयोग किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा नील की खेती वाला से जुड़ा था। ठीक है। आगे चलते हैं। यदि नील की खेती से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति देना होगा।
ये किसका स्टेटमेंट है? तवान का, ठीक है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नगदी फसल जो था नील, उसके विरोध में। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? राम मनोहर लोहिया नहीं थे। गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया? चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ, जो रसोईकार था एक। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में देख लेते हैं। नई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट एक स्वरूप था जो किसानों को द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ पर? यूपी में। अवध के एका आंदोलन लगान का नगद में परिवर्तन को लेकर हुआ था, ठीक है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में गठित की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम क्या था? हुंकार था। स्वामी सहजानंद संबंधित है किससे? बिहार के किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1936 लखनऊ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 लखनऊ में। बिहार में 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। वो कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हो? अखिल बोले तो लखनऊ में, प्रांतीय बोले तो बिहार में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पेज आपको दिख रहा होगा। स्वामी सहजानंद कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन और यदुनंदन शर्मा किसे जुड़े थे? सारे किसान नेता थे, इनका नाम ध्यान रखिए सबका। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन मृत्यु से पहले किया था, 1950 से पहले। बिहार में किसान आंदोलन किसके साथ? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे इससे। बारदोली सत्याग्रह 1928 वल्लभ भाई पटेल। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जिसे यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया कौन है? बाबा रामचंद्र, यूपी वाले, ठीक है। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे और जोशी क्या थे? इसके संस्थापक थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति एम एन रॉय थे। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्रांतिकारी चरण कब था? 1926 से लेकर 39 तक। भारत में मजदूर संघ की अस्थायी तौर पर स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे, क्यों? किचलू और सत्यपाल मलिक का जो गिरफ्तारी हुआ था उसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने क्या किया था? मारा था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। कांग्रेस ने, माइकल ओ डायर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल डायर दूसरा था। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों में आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुरानी उदारवादी सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हुई। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हम लोग मूव करते हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में प्रश्न कुछ दिए गए, इसको देख लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन समर्थन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक अवसर पर देखा, जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 की अखिल कमेटी की सभा, खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व के लिए अनुरोध किया था, कहाँ पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। 1921 का मोपला आंदोलन जो था खिलाफत आंदोलन का ही समय हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में आप देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। खत्म कब किया? 1922 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने के राजस्व में भारी कमी आई। एक थोड़ा सा इधर कर देना ताकि आपको भी दिखे, इंग्लिश वाले को भी,
ठीक है, कमी आई। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो बिहार था। किस क्षेत्र में राहुल सांकीर्तन ने कीर्तायन 1920 का असहयोग आंदोलन में भाग ली? छपरा में। फरवरी 1922 में अंबारी सत्याग्रह भी इनका योगदान था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित चौराचौरी उत्तर प्रदेश में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौराचौरी कांड जो था इसके कारण। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये हो जाएगा कौन सा? चौराचौरी जो हत्याकांड था इसके लिए बताया था इन्होंने। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होगा। असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधित घटनाओं का क्रम कह रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ? चौराचौरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उग्र भीड़ पर पुलिस थाने को जलाया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन किया गया। इसका क्रम याद रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निर्मित कथन सही नहीं है। पहला, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के नेताओं का बहिष्कार किया, ये भी गलत है। आगे देखा जाए, बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कालावधि का रिपीटेशन का प्रमुख कारण क्या था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा के सिर्फ 20 दिन बचे हुए थे और अपना कॉलेज छोड़ दिया। कौन थे? जयप्रकाश नारायण साहब थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वराज पार्टी के गठन किसके असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन के 1923 में किया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण ने, इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल का ही। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किसका था भाई? CR दास का स्टेटमेंट था। साइमन कमीशन के बारे में 2-3 लाइनें ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरुष स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया? 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के किनारे। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अभी हमने बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग आ गए। अब दांडी मार्च यात्रा 1930 में स्टार्ट हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी से स्टार्ट किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा कहे तो लास्ट वाला पॉइंट होगा दांडी, और ऐसे कहे आपका दांडी मार्च तो आपको एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। ठीक है, ये हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का। इंपॉर्टेंट है, बड़ी चर्चा में रहा था बिहार स्पेशल में, इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कितना दिन चला था भाई? 24 दिन चला था। ठीक है, क्योंकि 12 मार्च से स्टार्ट होकर 5-6 अप्रैल तक किया था ना। 1929 में खुदाई की मददगार, जिसको अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी महत्व दिए रचनात्मक कार्यों को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से जुड़ी थी? पटना से जुड़ी थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया। गांधी इरविन समझौता वहीं डेट हो गया। गांधी इरविन समझौता पे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कराने में तेज बहादुर सप्रू ने भूमिका निभाई थी। अब चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, 38 नंबर पे। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पहली बार पारित किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों में भाग लिया था। कौन? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। महात्मा गांधी ने 1931 में खाली हाथ कहाँ से? लंदन से लौटे थे, वहीं आपके गोलमेज सम्मेलन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पे असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने? अंबेडकर ने लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम और तीसरा में नहीं लिया, यानी कि दूसरा में केवल लिया था। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब इसको हम लोग निपटाते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अगस्त 1932 में कैरेमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन मंडल अछूतों के लिए दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटें थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में आपको कितनी सीटें थी? 71 था, और पूना पैक्ट में 147 था। पूना समझौता दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अगला, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित थे। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक का। जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 39 पर। इसमें पहला प्रश्न है आपको प्रांतीय चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होगा। जो प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे उससे रिलेटेड प्रश्न इसमें दिया गया। ठीक है। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस को भूराजस्व को समाप्त किया गया? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। उसके बाद से त्रिपुरी 1939 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी रियासतों के संबंध सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? कॉन्फ्रेंस का 1927 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ठीक है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगे प्रश्न है कि नाउ एंड नेवर जो पैम्फलेट था इसने किसने? रहमत अली ने प्रकाशित किया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव 1940 में लाहौर अधिवेशन में दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहले कौन थे आपके? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे आपके? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था पवनार महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के एक उत्तर दिनांक मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक? महात्मा गांधी मतलब ऐसे चेक दे दिया जो कि बैंक ही क्या हो गया, खत्म हो चुका है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जब आया था। ठीक है, ऐसे भोज करने के लिए थोड़े आएंगे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर हम लोग पहुंच गए। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपनी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। करो और मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद कब त्याग दिया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो का प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। और नियमित रेडियो स्टेशन किसने प्रसारित किया था कार्यक्रम? राम मनोहर लोहिया ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू अखिल भारतीय आजादस्ता जयप्रकाश नारायण गठन किए थे नेपाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? सबसे अधिक संयुक्त प्रांत यानी यूपी और बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में लाए गए। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल पटना लाए गए। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया आगा खा पैलेस। ठीक है। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप की गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता का दर्जा 1942 में मिला भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1942 के भारत छोड़ो
आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह कौन नेता था जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता? श्री कृष्ण सिंह। 1942 में इस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण भागे थे जेल से दिवाली के समय। नवंबर का महीना था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण ही फरार हुए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पेज नंबर 41। ठीक है, कथन और यहाँ पे दिया है एसर्शन और रीजन दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ठीक है, सत्य कथन है ये। ठीक है, इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देर लगी, ऐसा नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पहले समान सूचक नेताजी किसने जोड़ा था? जर्मनी में जोड़ा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? 1939 सुभाष चंद्र बोस। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? मोहन सिंह की। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना 1942 में की गई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया तत्कालीन मलाया में। ठीक है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन से भी जुड़े शिलभद्र याजी थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप इनके नाम पर रखा गया। ठीक है, दिया गया था। आगे है कि 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेशेवर वकील कौन थे? मेन वकील भोलाभाई देसाई थे। ठीक है, दिल्ली लाल किला मुकदमा जिसे कहा जाता है, 12 नवंबर 1945। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत में नाजीवादी, फांसीवादी और साम्राज्यवादी के विरुद्ध निश्चित रोग के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम रहा, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? लॉरेंस ने किया था। कैबिनेट मिशन में हिस्सा नहीं थे, एंड्रयूज नहीं थे, बाकी 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, वेबल नहीं थे। ये 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे, मैकडोनल्ड नहीं थे। तो कौन थे 3 लोग? 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सारा हो गया ना कैबिनेट, हाँ ये इसको हम लोग कर लिया। अगले पेज पे चलते हैं, 42 नंबर पेज पे हम लोग चलते हैं। कैबिनेट मिशन में भारत में आए फरवरी 1942 से मार्च 1942, अप्रैल 1942 कब आया था ये पूछा था। जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन नहीं था, 1946 ऑप्शन इसमें नहीं था। ठीक है, यह मार्च 1946 में आया था और ऑप्शन में था नहीं, नोट में दिया रखा है। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेखांकित करने के लिए गठित क्या था? रेड क्लिफ समिति बनाई गई थी। आपको पता है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बिरबल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि वो लगातार अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों को विभाग किसे दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन बने थे? खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। अंतिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली। ठीक है, जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। 1947 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया 16 जुलाई 1947 को। ठीक है, और फाइनल कब पारित किया गया था? 18 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने की घोषणा किया गया था? जून 1948 तक। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए 1773 में। भारत का संवैधानिक विकास है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद से है कि लॉर्ड मेयो 1870 के संपर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये क्या था? कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधार करने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिए गए थे उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 43 पेज नंबर में आते हैं, जिसे अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगला है कि जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया, 1786 में दिया गया था। ठीक है, अगला है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? 1853 में।
भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? एक 1835 में, फिर 67 में, फिर 78 में, फिर 1908 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन क्या है सही है? तो इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया। तीनों स्टेटमेंट क्या है सही है। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किया, किसकी? 1909 में आपके वाला अधिनियम। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोन कार्टिस को कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो कौन था? लॉयल जॉर्ज था, ठीक है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजित किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त किया, प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया और केंद्रीय द्वैध शासन स्टार्ट किया। किस अधिनियम यानी कि स्वायत्ता, प्रांतों की स्वायत्ता, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 अधिनियम के बारे में नेहरू ने कहा था। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के किस भाग को कानून का ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। मिसलेनियस प्रश्न दिए गए, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न होंगे इसमें। रजनी पामदत्ता ने वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और असहयोग भी करते थे। उन्होंने किसके राजनीतिक संगठन के बारे में बात कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। न्यू नेम्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी किसने? ये लेख अरविंद घोष का था, ठीक है। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी ने कहा था स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तक अरब के संपूर्ण साहित्य में अधिक मूल्यवान है। यह किसका स्टेटमेंट था? ये टीवी मैकाले का था। सही। CDPO में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है। 1919 का रॉलेट एक्ट, ये स्टेटमेंट दिया गया था वो सही था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी रियासतों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू। शराबबंदी आंदोलन 1922 में नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। घटनाओं का सही क्रम बताना है आपको। सूरत विभाजन 1937, मार्लेमेंटो सुधार 1909, होम रूल आंदोलन जो था 1915, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह, ये आपको सजा देना है केवल, ठीक है। 1918 हो गया। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि, मतलब ये सजा का दिया हुआ है, पहले सजाना था। हम बहुत भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं की अहिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बातें किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता पैम्पलेट जो किसने प्रकाशित किया? अभिनंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल विभाजन और जालियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले क्या हुआ था? नील विद्रोह सबसे पहले हुआ था, ठीक है। 1858-1859 में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और क्या थे? भाईचारे, पूरी दुनिया को प्रेरित किया। अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य से थी? कहाँ की? कर्नाटका की थी। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता किसने? हसरत मोहानी ने उठाया था आवाज इसके लिए। 19 अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत की कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः कम्युनिस्ट वाला का 1925 में, स्वयंसेवक का भी 25 में ही इसकी स्थापना किया गया था। कालानुक्रम के रूप में प्रथम क्रिस्ट मिशन के भारत आगमन, इसका काल कह रहा है आगमन, उसके बाद से होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। ये कह रहे हैं इसको सजा दीजिए, तो सजा दीजिए अपने हिसाब से आप। क्रिप्स 1942 हो जाएगा, तो ये तो बाद में हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। होम रूल लीग कब हो जाएगा? 1915 हो जाएगा। खिलाफत 1918 हो जाएगा। इरविन हो जाएगा 1931, तो हो जाएगा। ये पहले होगा, फिर उसके बाद से ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इसमें सजा के दिया होगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खां था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता? अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था।
अगला है कि खां अब्दुल गफ़ार खां द्वारा स्थापित खुदाई के मददगार को इस नाम से जाना रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को इस नाम से जाना जाता था, वेथी के नाम से। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पटना में। जगत नारायण लाल को किस नाम से जाना जाता था? किस जेल भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल। कैथरीन मेयो, एल्ड्स हैक्सल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी इन्होंने। ठीक है, सबका नाम याद रखिएगा। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? कूटनिरपेक्षता। 1961। स्वतंत्रता पूरी बिहार में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, ये कुर्मी। उस समय वर्चस्वशाली स्वतंत्रता के समय नहीं था, आज़ादी से पहले कुर्मी जाति जो था वर्चस्वशाली नहीं था, बाद में हुआ। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, निम्न जोड़े सही हैं। सी आर दास, देशबंधु। ठीक है, सी आर दास को हम क्या कहते हैं? देशबंधु के नाम से जानते हैं। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम 1900 में पारित हुआ, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। यहाँ पर आपको दिया है जगह और आंदोलन दिया है। बारदोली गुजरात में, चौराचरी उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में है और नोआखाली बांग्लादेश में है। ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम क्या? मिशनरी ऑफ चैरिटी। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम है? पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, उसके बाद से प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। आप उतने समझदार हैं, इसको सजा सकते हैं। कैसे सजाइएगा? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद से हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 हुआ था। बक्सर का 1764 में हुआ था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अंतिम पेज है साहित्य, कला, संस्कृति और पुरस्कार। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? गीता रहस्य। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान्स, डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। इंडियन फॉर इंडियंस किसका लेखक है? सी आर दास इसके लेखक थे। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल प्रकाशित किया गया था। दुर्गेश नंदिनी किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी का था। राजनीति रत्नकार किसका था? चंदेश्वर का था। झंडा गीत किसका? श्यामलाल पार्षद का था। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड थे। पुस्तक 1984 किसका है? जॉर्ज ऑरवेल का है। ठीक है, देशेर पुस्तक सखाराव गणेश देवस्कर का था। 65 में पूछा गया था इसको। बंगाल नाटक नीलदर्पण का अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन ने किया था। और नीचे आपको राज्य और उसका नृत्य दे रखा है, इसको सजा लीजिए। आंध्र प्रदेश का बोरा नृत्य, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नट्टी, राजस्थान का घूमर। सुमेल गलत है। एस सुबलक्ष्मी बांसुरी ये गलत है, वो कलाकार का नाम दिया होगा, वो गलत है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया था अर्जुन पुरस्कार 1961 से। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को। सुखवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से मैक्सेस पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो आपको अरुण शौरी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस ये पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि सारा आपको खत्म हो गया। इसके बाद से पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसके बाद पॉलिटी है। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो कहिएगा, तो सारे सब्जेक्ट का PYQ मैं ऐसे ही करा दूंगा और ये शॉर्ट वीडियो होंगे और इससे लगभग 2 घंटे के वीडियो से आपको लगभग सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1.5-2 घंटे के वीडियो से। कैसा सेशन लगा कमेंट करके बताइए, क्या सेशन कैसा है और फिर आगे भी दूसरे सब्जेक्ट का भी कराना चाहिए कि नहीं, और किस सब्जेक्ट का आपका डिमांड है। मिलेंगे अगले सेशन में। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का पिन कमेंट में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।